आज हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट है तो नीडल इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि बायो इलेक्ट्रोड का एक क्लासिफिकेशन का एक हिस्सा है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में आप जान चुके हो कि इलेक्ट्रोड्स जो दो तरह के होते हैं, मैक्रो इलेक्ट्रोड्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रोड्स। जो नीडल इलेक्ट्रोड्स है वो माइक्रो इलेक्ट्रोड की श्रेणी में आता है। जो माइक्रो इलेक्ट्रोड्स जो है, these electrodes used to measure biopotential near or within a single cell. Sometimes the needle-shaped longer electrodes are used to penetrate the skin to record EEG potential from the local region of brain or EMG potential from a specific group of muscles. इसलिए हम आज ये माइक्रो इलेक्ट्रोड्स की श्रेणी के अंदर नीडल इलेक्ट्रोड्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। और मैक्रो इलेक्ट्रोड्स की हम जानकारी पिछली क्लासेस में जान चुके हैं, जिसमें आपने सरफेस इलेक्ट्रोड्स को पढ़ा। सक्शन सरफेस में सक्शन टाइप इलेक्ट्रोड्स, लिम्ब इलेक्ट्रोड्स, प्लॉटिंग इलेक्ट्रोड्स, सरफेस इलेक्ट्रोड्स, इनकी जानकारी प्राप्त की। यहाँ एक सिंपल नीडल इलेक्ट्रोड को दिखाया गया है, और ये मुख्यतया जहाँ पे भी पर्टिकुलर सेल यानी माइन्यूट सेल या मसल्स पर्टिकुलर एरिया जहाँ रीडिंग प्राप्त करनी हो, उसको स्किन के अंदर इसको इंजेक्ट करते हुए रीडिंग ली जाती है। इसकी जो नीडल होती है वो टंगस्टन या प्लेटिनम की बनी रहती है, एंड उसको कोटिंग की जाती है एक इंसुलेटिंग मेटल की सहायता से, जिससे कि इलेक्ट्रिकली सिग्नल के कारण ह्यूमन स्किन पे कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आए या ह्यूमन बॉडी पे कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आए। इसलिए ये नीडल इलेक्ट्रोड्स को इंसुलेटेड किया जाता है किसी भी इंसुलेटिंग मेटेरियल के माध्यम से। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत माइन्यूट होता है और फाइन होता है। इसके कारण इसका जो इम्पीडेंस है वो बहुत हाई रहता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को भी डिज़ाइन करते हुए इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। नीडल इलेक्ट्रोड्स को देखते हैं तो टू रिड्यूस द इंटरफेस इम्पीडेंस एंड मोमेंट आर्टिफैक्ट्स, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफर्स यूज स्मॉल सबडर्मल नीडल्स टू पेनिट्रेट द स्कैल्प फॉर ईजी मेजरमेंट। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी के अंदर जब मेजरमेंट किया जाता है तो स्किन के अंदर इस नीडल इलेक्ट्रोड्स को इंजेक्ट करते हुए रीडिंग ली जाती है। सामान्यतः इसको ब्रेन के अंदर इंसर्ट नहीं किया जाता, ये स्किन के अंदर ही इंसर्ट होता है। दे आर सिंपली इंसर्टेड थ्रू ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द स्किन जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ एंड पैरेलल टू इट। अब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोड का इक्विवेलेंट सर्किट देखा जाए, जो कि आपने बायोइलेक्ट्रोड थ्योरी में भी पढ़ा है। यहाँ पे एक सिंपल सर्किट दिखाया गया है। टू इलेक्ट्रोड्स के रूप में ये बीच में जो रेजिस्टेंस है बॉडी फ्लूइड का रेजिस्टेंस है, और यहाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है C1 R1 R2 E1 E1 इज द पोटेंशियल यानी हाफ बायो पोटेंशियल जिसको कहते हैं, और ये E2 इज अगेन इलेक्ट्रोड्स। स्किन इलेक्ट्रोड के माध्यम से ये दिखाया गया ये बायो। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज शोन। द E रिप्रेजेंट द बायो पोटेंशियल ऑफ द लिविंग बॉडी, ये E वाला। R2 इज द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड रेजिस्टेंस, दिस वन। ये जो सिंगल सर्किट जो दिखाया गया लेफ्ट में, द कैपेसिटर C अकाउंट्स फॉर इंटरफेस लेयर एंड R1 इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस। इसी को कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे टू इलेक्ट्रोड्स के रूप में इसको दिखाएगा, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो प्राप्त हो रहा है उसको आप मेजर करते हुए आप प्राप्त कर सकते हैं रीडिंग। तो इस तरह पिछले 3-4 स्लाइड्स के बारे में सभी बायोइलेक्ट्रोड्स की थ्योरी और बायोइलेक्ट्रोड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी आपने। अब बायोइलेक्ट्रोड जो है वो क्यों आवश्यक है या उसकी क्या, ये आप जान चुके हो। अब बायोइलेक्ट्रोड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है।
यानी जब आप इलेक्ट्रोड्स को मेडिकल एप्लीकेशन के लिए काम में लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानी है। जैसा कि सभी इलेक्ट्रोड्स को पढ़ते वक्त आपको बताया गया था कि कौन सा इलेक्ट्रोड कहाँ काम में आएगा, किसका इम्पीडेंस कम होता है, किसी का इम्पीडेंस ज़्यादा होता है, किस में मोशन आर्टिफिशियल रहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए कौन सा काम में लिया जाता है। फिर भी यदि एक पॉइंट वाइज देखा जाए तो इलेक्ट्रोड के लिए जो आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ 5 पॉइंटों में हमने दर्शाई है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रोड काम में ली जा रहा है दे मस्ट पजेसेस लो इम्पीडेंस। अब ये संभव है कि इम्पीडेंस को कम किया जा सकता है, लेकिन डिज़ाइन के वक्त हो सकता है कि किसी का इम्पीडेंस हाई भी हो सकता है उसको रिमूव करने के लिए, लेकिन संभवतः ये रहना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड्स काम में ले जा रहा है उसका इम्पीडेंस लो रहे, या फिर उसकी जो इंटरफेसिंग की जा रही है भारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से उसका लोडिंग इफेक्ट नहीं हो, उसकी परफेक्ट मैचिंग रहे यदि इम्पीडेंस ज़्यादा है। अदरवाइज लोडिंग इफेक्ट होगा तो सिग्नल आपको प्रॉपर प्राप्त नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, द डिफरेंशियल इम्पीडेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रोड शुड बी आइडियली जीरो और शुड बी मिनिमम टू अवॉइड द आर्टिफिकेट्स पिकअप। यानी जो इलेक्ट्रोड दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के मध्य यदि आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो उनके अंदर जो डिफरेंशियल इम्पीडेंस है वो जीरो होना चाहिए। यदि जीरो नहीं होगा तो जो आर्टिफिक्स हैं वो उनके द्वारा जो भी डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहा है वो भी वो सिग्नल को आपको देगा और वो डिस्टर्ब्ड सिग्नल आपको प्राप्त होंगे। तीसरा पॉइंट है द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड इंटरनली शुड बी वेरी लो। यानी जो इंटरनल सिग्नल है वो लो प्राप्त होते हैं, इसलिए आपका जो प्रॉपर बाहरी एनवायरनमेंट से उसको एम्पलीफाई करते हुए प्राप्त करने के लिए आपके आवश्यक सर्किट की आपके पास होनी चाहिए। ये एक आवश्यक पॉइंट है। चौथा, द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोड शुड बी कांस्टेंट। तो जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं वो मेजरमेंट कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट नहीं है तो आप रिपीटेबल रिजल्ट्स ले सकते हैं और उससे जो आपको एवरेज या जो उसका मैक्सिमम कांस्टेंट रीडिंग्स आ रही उसको हम मेजर करते हुए जान सकते हैं कि ये आपकी परफेक्ट रीडिंग है। तो जहाँ तक संभव है जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इलेक्ट्रोड्स के मध्य पैदा हो रहा है वो कांस्टेंट है। इसके लिए आपका इलेक्ट्रोड सही डिजाइंड हो, उसमें किसी तरह का मोशन आर्टिफिकेट्स नहीं हो। अब पांचवा और आखिरी पॉइंट देखा जाए तो ये 4 पॉइंट जो आपको ध्यान में है कि इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हुए अलग अलग कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जब आप इलेक्ट्रोड्स काम में लेते हैं तो इसकी स्पेसिफिकेशंस उस पर दी हुई रहती है और स्पेसिफिकेशंस की टॉलरेंस भी दी हुई रहती है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको चूज़ कीजिए इलेक्ट्रोड्स को और उसे काम में लीजिए। क्योंकि आप ईईजी के काम में ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोड्स अलग तरह का काम में आएगा, नीडल टाइप। ईसीजी के रूप में काम में ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोड्स अलग तरह का काम में आएगा। ईएमजी के रूप में काम में ले रहे हो तो इलेक्ट्रोड्स अलग तरह का काम में आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट के रूप में 5वां पॉइंट हम देखते हैं, दे शुड बी इम्यून टू पोलराइजेशन इवन व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन देम। यानी इलेक्ट्रोड्स में किसी भी तरह का पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो वो आपको गलत रीडिंग देगा तो पेशेंट का डायग्नोस सही नहीं हो पाएगा। जब और पोलराइजेशन तब भी नहीं होना चाहिए कि इवन तक उसके अंदर आपके इलेक्ट्रोड्स के थ्रू करंट फ्लो हो रही है, यानी इलेक्ट्रोड जो ट्रांसड्यूसर के रूप में काम कर रहा है, जो बायो पोटेंशियल को पिकअप करके उसको कन्वर्ट कर रहा है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दे रहा है,
तब उसमें किसी तरह का पोलराइजेशन नहीं हो या उसके उससे के प्रति वो इम्यून रहे। ये सारे रिक्वायरमेंट्स एक इलेक्ट्रोड्स के लिए आवश्यक है। और इस प्रकार ये जो चैप्टर है बायो इलेक्ट्रोड्स का वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।